देखिए क्लास 8 वाले बच्चे, सब्जेक्ट बायोलॉजी है, चैप्टर 12 चल रहा है जीवन की उत्पत्ति। ठीक है, इसमें वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक और आ गया है। कौन सा है? लेक ओपेरिल। लेक ओपेरिल की आधुनिक परिकल्पना, मतलब जीवन की उत्पत्ति से संबंधित, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित लेक ओपेरिल ने एक आधुनिक परिकल्पना दी थी। उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, उन्होंने क्या विचार दिया था, इसके बारे में दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है? रूस के, ये क्या है? रूस है, ठीक है, आपको स्पष्ट दिखे यहाँ देखिए क्या है ये? रूस। ठीक है, रूस के इस वैज्ञानिक ने, ठीक है, रूस के इस वैज्ञानिक ने यह परिकल्पना द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो इनकी पुस्तक थी, ठीक है, मैं सन 1936 ईस्वी में लिखी थी। ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने इसका विचार लिखा था, अपना जो विचार था ना, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने एक अपनी एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है कि नहीं? जो कब लिखी थी? सन 1936 ईस्वी में लिखी थी। ठीक है, इसके बारे में और उन्होंने आगे क्या दिया था, इसके चरणों में दिया गया है। ठीक है, इसकी भाग इन्होंने आगे चरणों में बांटे गए थे। जो फर्स्ट चरण है आपका, इसमें है परमाणु प्रावस्था। क्या है? परमाणु प्रावस्था। एक चीज और ध्यान रखो कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा है? पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई पूछ ही सकता है इसको। ठीक है, पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा है? तो पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा है? पदार्थ का सबसे छोटा कण है, क्या है? परमाणु। ठीक है कि नहीं? क्या है? परमाणु। तो स्टार्टिंग से हमारी होती है परमाणु से। परमाणु प्रावस्था, इस अवस्था में क्या होता है? गैसीय बादलों में भयंकर टकराव से हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर आदि उत्पन्न हुए। मतलब पहले कहते हैं ना कि पहले ये ब्रह्मांड था, उसमें क्या था, एक आग का गोला था और उसमें गैसीय टकराव होते रहते थे, मतलब पिंड थे ना, आपस में क्या करते थे? टकराते रहते थे। तो अब आग का गोला है, वो टकराएगा, फिर धीरे धीरे टकराने के बाद टुकड़े में बटेगा। टुकड़े में जैसे बोलते हैं ना, पृथ्वी क्या थी? एक आग का गोला थी, वो आपस में आकाशीय कई सारे पिंड थे, वो क्या हुए थे? टकरा गए थे। टकरा करके एक टुकड़ा टूट गया, तो टूट के नीचे क्या है? पृथ्वी। तो ये पृथ्वी, फिर ये क्या हुआ? लाखों करोड़ों वर्ष लग गई फिर उसको ठंडा होने में, तब ये पृथ्वी ऐसी हुई है। ठीक है नहीं? ये सारी कहानी है, ये किसकी? आज सागर की बहुत कहानी, अरबों खरबों पहले कहानी है। ठीक है, आगे टकराव से, भयंकर टकराव से हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर आदि उत्पन्न हुए। ठीक है, ये सारे क्या हुए? ये सारे तत्व उत्पन्न हो गए। आगे समय के साथ ये ठंडे हुए। मैंने आपको बताया ना, इस जब जैसे भी टकराव हुए थे ना, जैसे पिंड टकराव हुए थे, तो क्या हुआ? समय के जैसे लाखों करोड़ों वर्ष लग गई, तो उनको ठंडा होने में क्या हुआ? मतलब ठंडा होने में समय लग गया, तो समय के साथ ये क्या हुए? फिर ठंडा हुए। आगे और परमाणु भारों के अनुसार, जो उनका परमाणु भार है, ठीक है, जो केमिस्ट्री के हिसाब से, मतलब परमाणु भार, परमाणु केमिस्ट्री क्यों बनाई? ये कार्बनिक कार्बनिक है, उसको क्यों बनाया गया? ये क्यों बनाया गया? क्योंकि जो भी तत्व थे ना, उनके क्या हुआ? तो परमाणु भारों के क्रम में रखा गया। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, उसमें बता दिया गया है परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो परमाणु भारों के अनुसार बढ़ गए। ठीक है, इसमें तत्व परमाणुवीय अवस्था में थे। कैसे थे? परमाणु की अवस्था में थे। जो भी तत्व बने थे ना, उसमें ये तत्व थे जो परमाणुओं की अवस्था में थे। इसमें हाइड्रोजन अधिक थी। इसमें सबसे अधिक कौन सा तत्व था? कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि सर्वप्रथम कौन सा तत्व, मतलब कौन सा तत्व बना था? वैसे अगर परमाणु के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा बना था? हाइड्रोजन, मतलब सबसे अधिक। ठीक है, सबसे अधिक कौन सा तत्व था परमाणु के आधार पर? ठीक है, तो तब सबसे अधिक था हाइड्रोजन। ठीक है कि नहीं? कौन सा था? हाइड्रोजन। आगे नंबर 2 है अणु। भाई परमाणु से क्या बनेगा? अणु तो बनेगा। अब क्या होता है परमाणु से? अब क्या बने? आगे आणविक अवस्था, मतलब सीधी सी बात है, अणु बने, सीधी सी बात है। इसमें जल H2O तथा अमोनिया NH3 प्रथम अकार्बनिक यौगिक थे। कौन से थे? पहले अकार्बनिक यौगिक कौन से थे? अगर क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि आज सागर में बनने वाले प्रथम का अकार्बनिक, मतलब जो कार्बनिक ना हो, अकार्बनिक यौगिक कौन से थे? तो जल और अमोनिया थे। ठीक है, जल और अमोनिया थे। हल्के तत्वों की आपसी टकराव द्वारा ये क्या हुए थे?
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वगैरह, ये सब क्या हुए थे, ये सब बन गए थे। किसकी वजह से बने थे, ये हल्के तत्व थे ना, उनके आपसी टकराव होते थे रहते थे फिर, क्योंकि भाई पहले तो एकदम क्या हुआ, भयंकर टकराव हुआ, तो फिर टुकड़े हुए, फिर टुकड़े हुए, और फिर बाद में उनका फिर टकराव होता था, हल्की फुल्की टकराव होती है, ठीक है। उसी का फिर क्या हुआ, ये तत्व बन गए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, ये बन गए थे। आगे नंबर 3 पर आता है हमारा प्रारंभिक कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति। प्रारंभिक कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति मतलब ये है जो पहले स्टार्टिंग में प्रारंभिक कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति, जो स्टार्टिंग में कार्बनिक यौगिक कैसे बने थे, मतलब स्टार्टिंग में जो कार्बनिक यौगिक थे ना वो कैसे बने, तो जल वाष्प व धात्विक कार्बाइड की आपसी क्रिया द्वारा प्रथम सरल कार्बनिक यौगिकों में यौगिक मेथेन किसका निर्माण हुआ था, मेथेन का निर्माण हुआ, फिर क्या हुआ था, फिर बनी थी साफ अमोनिया। ये एक चीज का ध्यान रखना, ये मैंने आपको शॉर्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी चीज है, जैसे कहते हैं ना मक्खन घी होता है निकाल के धूप में से, वो रखा है बस। वैसे तो अगर किताब के हिसाब से पढ़ोगे ना, तो किताब के हिसाब से 2-3 पेजों में दिया गया है, ये पूरा लेकोपेरोन की संरचना है ना, ये लेकोपेरोन की संरचना पूरे 2-3 पेजों में दी गई है, लेकिन मोस्टली इसमें क्या क्या चीज है वो चीज मैंने आपके लिए नोट करके रखी है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, प्रारंभिक कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति में क्या हुआ, जल वाष्प और धात्विक कार्बाइड की आपसी क्रिया द्वारा क्या हुआ, प्रथम सरल कार्बनिक यौगिक का मेथेन का निर्माण हुआ, फिर क्या हुआ था, अमोनिया बनी। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि सबसे पहले प्रथम सरल कार्बनिक यौगिक कौन सा था, सबसे पहले कौन सा यौगिक बना था कार्बनिक यौगिक, तो कौन सा बना था, कार्बनिक यौगिक बना था मेथेन। क्या बना था, मेथेन। और उसके बाद में कौन सा बना था, अमोनिया, ठीक है कि नहीं, सब उसके बाद में अमोनिया बना था। ये हुआ आपका क्वेश्चन। आगे अगला नंबर इसका है चरण इसका 4, ठीक है। इसमें है सरल कार्बनिक व जटिल कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये हुआ था कि जो भी सरल कार्बनिक पदार्थ थे, ठीक है, यौगिक थे, वह जटिल कार्बनिक यौगिक थे, उनकी उत्पत्ति हुई है सरल की और जटिल की। अब इसमें क्या हुआ है, वायुमंडल के सरल यौगिक, वायुमंडल के जो कैसे यौगिक थे, सरल यौगिक, जैसे मेथेन थे ना, मेथेन CH4, अमोनिया NH3, हाइड्रोजन साइनाइड HCN आदि के आपसी, अब क्या हुआ है साहब, इनमें जो सरल यौगिक थे ना, जो भी सरल यौगिक बने थे वो पहले, वो उनमें क्या हुआ है, फिर आपसी टकराव हुए हैं, आपसी क्या हुआ है, टकराव हुआ है। आपसी टकराव से क्या बना था, एथिलीन C2H4, क्या बना था, एथिलीन, एसिटिलीन C2H2, एल्कोहल OH, ठीक है, ये ना कीटोन ये CO आदि का निर्माण हुआ, ठीक है। ये तत्व क्या हुए थे, बने थे, ठीक है। क्या बना था, मतलब सीधी सी बात है, सरल कार्बनिक पदार्थों से, सरल जो कार्बनिक पदार्थ थे ना, सरल यौगिक थे, सीधी सी बात सरल यौगिक थे, उनसे क्या हुआ है, जटिल यौगिकों की उत्पत्ति हुई है, सब बस और कुछ नहीं है, ठीक है कि नहीं। सरल से क्या हुआ, जटिल यौगिक बने। अब सरल जैसे मेथेन वगैरह थी, मेथेन अमोनिया थी, उनसे क्या हुए थे, एथिलीन एसिटिलीन ये थी ना, ये बन गए, कीटोन वगैरह थी, ये बन गए तत्व, ठीक है। इन तत्वों का निर्माण यहाँ पर हो गया। अब आगे क्या हुआ है, आगे हुआ है नंबर 5 पर न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण। अगले फिर आगे क्या हुआ है, इसके बाद में जो जटिल यौगिक बने थे ना, उसके बाद में उसके आगे चल करके प्रोग्रेस क्या हुआ था, अभी ये बना था, न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण हो गया था। आदि सागर के जल में न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हो चुका था, मैंने वही वाली बात है ना, आदि सागर में क्या हुआ था, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हो चुका था। आगे इसमें प्रोटीन भी थी, इसमें क्या था, प्रोटीन भी थी, इनके आपसी संयोग से क्या हुआ था, न्यूक्लियोप्रोटीन बन गई साहब। भाई मैंने आपको क्या बताया था, इसमें आगे चल करके जो सरल से जटिल बने थे ना, जटिल कार्बनिक यौगिक बने थे, उनसे फिर आगे चल करके क्या बना था, न्यूक्लियोप्रोटीन बनी थी। न्यूक्लियोप्रोटीन कैसे बनी थी कि आज सागर के जल में क्या था, न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण हो चुका था। आज सागर के जो जल था ना, उसमें क्या हुआ था, मतलब न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हो चुका था। अब न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण तो हो चुका था, फिर उसके बाद में इसमें प्रोटीन भी थी, क्या थी, प्रोटीन भी थी। इनके आपसी संयोग से, मतलब जो आपस का जो संयोग होता है, मिलन, ठीक है, उनके संयोग से क्या हुआ था, न्यूक्लियोप्रोटीन बन गई थी, सब सीधी सी बात है। आगे नंबर 6 पर आता है कोलॉइड एवं कोएथरवेट्स की उत्पत्ति। 1 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन और आता है, कोलॉइड तो आपका केमिस्ट्री में अधिक आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पिछली बार ये बोर्ड पेपर में भी ये शायद आया था, मतलब बोर्ड पेपर नहीं तो अर्धवार्षिक पेपर में आया था,
आप ईयरली एग्जामिनेशन कोएसर से आप क्या समझते हैं? कभी कभी बोर्ड पेपर में भी आता है ये कोएसर की उत्पत्ति या कोएसर से आप क्या समझते हैं। तो देखते हैं, आज सागर में कार्बनिक पदार्थ पास आकर इकट्ठा होने लगे। जो आज सागर था ना, जो जल से भरा हुआ था, ठीक है, गर्म था ही ना, गर्म था, तो गर्म होने के बाद धीरे धीरे ठंडा होता गया। उसके बाद में क्या हुआ था, जो आपसी जो पदार्थ थे ना, जो पदार्थ उसके थे उसमें थे, वो क्या हुआ था धीरे धीरे, जैसे कोई तालाब है, तालाब में क्या हुआ था, कोई हलचल हो रही है, अब उसके शांत हो जाएगा तो क्या हुआ, तो तालाब के जो भी जितने भी उसमें गंदे पदार्थ या कोई कण होंगे तो क्या होंगे, आपस में इकट्ठे होते जाएंगे, होते हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्रिया ऐसे हो रही थी। आकर इकट्ठे होने लगे, वह इन्होंने कोलॉइडी कणों का निर्माण किया। मतलब जो छोटे मोटे पदार्थ थे ना, वो सब क्या हुए थे, आकर के इकट्ठा होने लगे। इससे क्या हुआ था, कोलॉइडी कणों का निर्माण हो गया। अब क्या हुआ था, प्रोटीनोइड माइक्रोस्फीयर में वृद्धि एंजाइम जैसी क्षमता थी। और आगे क्या हुआ था, प्रोटीनोइड माइक्रोस्फीयर भी बना था। इसमें क्या था, इसमें ये हुआ था कि इसमें एक वृद्धि करने की भी क्षमता थी, मतलब बढ़ भी सकता था। जैसे कोई कण बन गया है तो क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे पुराने टाइप के जैसे लोग थे ना, तो वो बोलते थे कि जैसे कोई पत्थर होता है, पत्थर, तो पत्थर को एक पत्थर ऐसा आता है, एक पत्थर ऐसा आता है कि वो क्या आता है, जल में डाल दोगे ना तो जल के से फूलता है, जल से क्या है, फूलता है, ठीक है, जैसे किशमिश वगैरह आदि होती है, ठीक है, जैसे फूलती है ना, वैसे ही पत्थर भी आप होता है, समुद्री पत्थर होता है, वो फूलता है। उन्होंने ऐसे ही क्या थी, इसमें माइक्रोस्फीयर में क्या थी, प्रोटीन मतलब प्रोटीन और माइक्रोस्फीयर था, इसमें क्या थी, वृद्धि करनी और एंजाइम जैसी क्षमता थी। इसमें क्या हुआ था, ग्लूकोज के विखंडन से, जो ग्लूकोज थी ना, ग्लूकोज के विखंडन से बड़े कोलॉइडी कणों का निर्माण हुआ। जो और क्या हुआ था, अंत में ग्लूकोज का विखंडन हो गया। ग्लूकोज के विखंडन से क्या हुआ, बड़े कोलॉइडी कणों का निर्माण हो गया, मतलब बड़े बड़े कण और बन गए। पहले तो कण छोटे छोटे बने थे, फिर क्या हुआ, और टुकड़े और बड़े जैसे आते गए, तो कहते ना, आते जाओ वो बनते जाओ, तो क्या होते, पूरे बड़े कण बन गए। अब बड़े कण बनेंगे तो वो क्या हो गए, वो क्या कहलाते, उनको ही क्या कहता, कोएसरवेट कहा गया। उनको क्या, जो बड़े कण बने थे ना, जो बड़े कण बने थे माइक्रोस्फीयर प्रोटीन से, तो और ग्लूकोज के विखंडन से, ठीक है, तो उनको जो बड़े बड़े कण बने थे उनको भी क्या कहा गया, कोएसरवेट्स कहा गया। ठीक है कि नहीं, ये आपका कम से कम 2 नंबर का पूछा जाता है। कोएसरवेट्स से आप क्या समझते हैं, तो कोएसरवेट्स कुछ नहीं करना है, माइक्रोस्फीयर, जो प्रोटीन और माइक्रोस्फीयर में वृद्धि करने की जैसी एंजाइम करने की जो क्षमता थी, और ग्लूकोज के जो विखंडन से, जो ग्लूकोज का विखंडन हुआ था, उससे बड़े कोलॉइडी कणों का निर्माण हुआ। बड़े कोलॉइडी कणों के निर्माण से ही, उसी से जो बने पदार्थ थे ना, उसको क्या कहा जाता है, उसको ही सब कोएसरवेट्स कहा जाता है। बस और कुछ नहीं करना। आगे अब है प्रारंभिक पूर्व केंद्रकीय कोशिका उत्पत्ति। मतलब ये प्रारंभ का मतलब होता है, कुछ बच्चे एकदम अच्छे में पढ़ रहे होंगे, नंबर 7 पर है ये, ठीक है, ये नंबर 7 है, ये है प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक पूर्व केंद्रकीय कोशिका उत्पत्ति, ठीक है, ये है प्रारंभिक मतलब होता है स्टार्टिंग में कौन सी पूर्व केंद्र की कोशिका की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार की कोशिका में सत्य प्रकार के, मतलब एकदम ट्रू, सही, सत्य प्रकार के केंद्रक का अभाव था। मतलब जो रियल में केंद्रक होता है ना, उसका क्या था, उसमें अभाव था। उसमें किसमें था, पूर्व केंद्र की कोशिका में, ठीक है, कोशिका में क्या था, किस कोशिका में क्या था, सत्य प्रकार, मतलब कोशिका में सीधी सी बात है केंद्रक नहीं था, सीधी सी बात है, कोशिका में क्या नहीं था, केंद्रक नहीं था, केंद्रक का अभाव था। इस कारण इन्हें पूर्व केंद्र की कोशिका कहा गया, क्योंकि पहले जो कोशिका बनी थी ना इसमें, उसमें केंद्रक नहीं था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसलिए इसको पूर्व केंद्र की कोशिका कहा गया। ऐसा और कुछ नहीं है, ठीक है कि नहीं, इसमें क्या नहीं था, केंद्रक नहीं था, इसलिए इसको क्या कहा गया, पूर्व केंद्र की कोशिका उत्पत्ति। अब क्या आगे क्या हुआ है, नंबर 8 पर है, चरण 8वां, स्वपोषण की उत्पत्ति। अब जो आगे कोशिका आगे बढ़ती गई है ना, तो फिर क्या हुआ है, आगे क्या हुआ, आज सागर में ऐसे उत्प्रेरक बने, मतलब ऐसे कुछ उत्प्रेरक बने, ऐसे जो उत्प्रेरक कुछ बने, जिनकी मदद से डबल हो गया ये, जिनकी मदद से कोशिका आज सागर में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों से ही क्या करती थी, कोशिका आज सागर में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों से ही ऊर्जा के लिए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर सकती थी। मतलब कहने का ये, जो कोशिका थी ना आज सागर की, उसमें अकार्बनिक पदार्थों से वो क्या करने लगी, ऊर्जा लेकर के, किससे, अकार्बनिक पदार्थों से। जैसे कौन से थे, जैसे मेथेन वगैरह थे बने थे ना, उनसे क्या करने लगी, ऊर्जा एनर्जी लेने लगी। अब ऊर्जा लेने के बाद में क्या करने लगी, ऊर्जा के लिए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर सकती थी।
क्या कर सकती थी, कार्बनिक नए कार्बनिक पदार्थ बना सकती थी। इससे क्या हुआ, इससे ही स्वपोषण का आरंभ माना जाता है। मतलब कहने का ये है कि उससे ही क्या हुआ कि कार्बन स्वपोषण की उत्पत्ति यहीं से स्टार्टिंग हो गई और कुछ नहीं है। ठीक है कि नहीं। आगे नंबर 9वां चरण है आपका लास्ट में, सुकेंद्रकीय कोशिका उत्पत्ति। सुकेंद्रकीय कोशिका उत्पत्ति, इससे क्या हुआ है, ये आज से लगभग 1.2 मतलब 1 अरब 1.2 या 2 अरब, ठीक है, 1 से 2 अरब, सीधी सी बात है, 1.5 अरब या 1 से सीधे 1 से 2 अरब के बीच में वर्ष पूर्व सुकेंद्र की कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। सीधी सी बात यह है, मतलब आप आज से जो अब समय चल रहा है, इससे 1 से मतलब 2 करोड़ की 2 अरब वर्ष के अंतर्गत, मतलब इससे पूर्व, ठीक है, इससे 1 से 2 वर्ष पूर्व ही किसकी उत्पत्ति हुई है, सुकेंद्र की कोशिका की उत्पत्ति हुई है। जब से फिर क्या हुआ है, फिर उसके बाद में कई वैज्ञानिक थे, जैसे रॉबर्ट हुक वगैरह थे, उन्होंने सन 1665 ईस्वी में क्या किया था, कोशिका की क्या की थी, खोज की थी। कोशिका सिद्धांत, कोशिका, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज की थी साहब सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका का सिद्धांत दिया था सब 1897 ईस्वी में। किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये कंपटीशन पेपर के अधिक क्वेश्चन है, ये कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था और कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक है कि नहीं। तो ये दोनों क्वेश्चन है ना, ये अलग अलग हैं, लग एक जैसे रहे, लेकिन दोनों क्वेश्चन है ना वो अलग अलग है। कोशिका की खोज किसने की थी और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका की खोज की थी साहब किसने, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में। और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका का सिद्धांत दिया था साहब किसने, स्लाइडेन एवं स्वान ने सन 1897 ईस्वी में। ठीक है, 97, ठीक है कि नहीं। ये किसने, ये हुआ साहब कोशिका की उत्पत्ति के बारे में। और कोशिका क्या थी, कोशिका कॉर्क की, उन्होंने क्या किया था, कॉर्क की जो रॉबर्ट हुक थे ना, उन्होंने कॉर्क की झिल्लियों में से, जैसे पेट की छाली थी उसमें, तो उन्होंने घनी संरचना देखी थी। उसमें घनी संरचना देखने के बाद में फिर उन्होंने आइडिया लगाया कि बिल्कुल व्यक्ति की इसी प्रकार से क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं। ठीक है नहीं, बिल्कुल बस वहीं से इसकी क्या हुई थी, उत्पत्ति और सर्च वगैरह होती गई। तो ये हुआ बच्चों, क्या हुआ, ले कोपेरोन की आधुनिक परिकल्पना। ठीक है कि नहीं। वैसे कोई टीचर इसको, वैसे अधिकतर टीचर कराते नहीं है, लेकिन मैंने इसको इसलिए कराया कि ये पेपर में आ गया तो आप कहां से लिखोगे, ठीक है नहीं। इसलिए आपको जो मेन पॉइंट है ना, मेन जो मुख्य रूप से पॉइंट है, वही पॉइंट मैंने रखे हैं। और इसमें मैंने ज्यादा लॉन्ग में बड़ा क्वेश्चन नहीं किया है। ये लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, ये क्या क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, लॉन्ग आंसर दीर्घ उत्तरीय है। ठीक है, ये दीर्घ उत्तरीय है और मैंने आपको अधिक से अधिक बहुत छोटा करने की कोशिश की है। वैसे अगर किताब के हिसाब से, मैंने आपको पहले बता दिया, किताब के हिसाब से देखोगे 2-3 पेज का ये, ठीक है, 2-3 पेजों में ये दिया है सारा मटेरियल। आपको ये शॉर्ट करके इतना मैंने बना दिया है, ठीक है नहीं। ये एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बता दिया है क्या, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, इसीलिए आपको समझना है। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके यार बोल सकते हैं, ठीक है नहीं। तो ये हुआ आपका ले कोपेरोन की आधुनिक परिकल्पना। ये किसके संबंधित, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित ले कोपेरोन की आधुनिक परिकल्पना दीजिए। कुछ नहीं करेगा तो ये पूछेगा ले कोपेरोन की आधुनिक परिकल्पना दीजिए, या कुछ नहीं करेगा टिप्पणी में ये दे देगा ले कोपेरोन की परिकल्पना को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। संक्षिप्त मतलब छोटे स्टेप में बताना है। इसमें क्या हुआ, दैनिक कार्बन पदार्थों का निर्माण हुआ था, बस ऐसे। आप अगर आपको लॉन्ग आंसर आता है तो आपको शॉर्ट तो बना के इसमें से ढक दोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। मैंने आपको कई बार बता दिया है कि इसमें देखो ये कोएसरवेट से था ना, ये कोएसरवेट से मोस्ट इसमें कोलर्स तो ये आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, लेकिन इसमें क्या है, कोएसरवेट्स की उत्पत्ति क्या हुई है, तो इस कोएसरवेट जो प्रोटीन और माइक्रोस्फीयर में जो वृद्धि एंजाइम जैसी क्षमता थी ना, ग्लूकोज के जो विखंडन से, सीधी सी बात है, जो ग्लूकोज का विखंडन हुआ था उनसे क्या हुआ था, बड़े कणों की उत्पत्ति हुई। जो बड़े कणों की उत्पत्ति हुई ना, उनको क्या कहा गया था, सब कोएसरवेट्स कहा गया, ठीक है नहीं। ये आपका कम से कम 2 नंबर का पक्का क्वेश्चन है ये, ठीक है नहीं। ये हुआ आपका ले कोपेरोन की आधुनिक परिकल्पना, ठीक है। और क्वेश्चन नहीं करेगा तो 1 नंबर पे इसी को रख सकता है। ले कोपेरोन की पुस्तक का नाम बताइए। ले कोपेरोन की पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। सब कब लिखी, सन 1936 ईस्वी में, ठीक है नहीं। तो ये हुई थी आपकी ले कोपेरोन की आधुनिक परिकल्पना।